किस गहरी सोच में डूबा है राघव? रमन, हम रात के अंधेरे में जिस काम को अंजाम देते हैं ये कब तक करते रहेंगे यार? जब तक ये काम हमें मिलता रहेगा तब तक, या जब तक डॉक्टर विश्वास जिंदा है। हर इंसान के हक में कुछ काम आते हैं जिसे करने की उसकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन उसे वो काम करना पड़ता है। सब नियति का खेल है, इसलिए ज्यादा सोच मत। ज्यादा सोचने से चिंता इंसान के साथ चिपक जाती है और चिता पर लिटा कर ही छूटती है। वैसे भी हमारा काम है ही कितना, 1-2 घंटे का काम है, फिर रात भर आराम ही आराम, फिर पूरा दिन कुछ भी करो। बात तो तेरी सही है, पर जाने क्यों कुछ दिनों से ये सब करते हुए मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। काम निपटाने के बाद 2 घूंट लगवाता हूँ तुझे, सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। ये बेचैनी पीने से नहीं, हल निकालने से ही जाएगी। खुलकर बता। तो सुन, हम ये जो काम करते हैं इससे हमें बहुत सारा पैसा मिलता है। ये पैसे हमारे जीने के तरीके में एडजस्ट हो चुका है। सोच, अगर अचानक किसी दिन ये पैसा रुक गया तो घर कैसे चलेगा? हो गई ना टेंशन। देख रमन, हमने डॉक्टर विश्वास के साथ शादी तो नहीं की जो उम्र भर मियाँ बीवी के जैसे लड़ते झगड़ते साथ रहेंगे। किसी दिन वो बदल गया या जैसे तूने कहा कि मर गया तो हमारा क्या होगा? ये क्राइम की दुनिया है रमन, यहाँ पल भर में बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए मैंने तो मन बना लिया है, जल्दी हम दोनों भाई एक किराना स्टोर डालेंगे और 1 नंबर का पैसा कमाकर घर चलाएंगे। बोल, क्या कहता है? अच्छा सोचा है भाई तूने, किराने स्टोर का आइडिया अच्छा है और मैं तेरे साथ हूँ। क्या हुआ? एक आदमी को उड़ा दिया यार। क्या? कब? अभी पीछे ही है वो, चल उसे देखते हैं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वो आदमी खून से लथपथ यहीं पर खड़ा था, तब मैंने उसे गाड़ी से ठोका और वो उछलकर इधर ही गिरा था। अगर ऐसा था तो मुझे भी तो कुछ दिखता ना भाई, शायद तूने जागती आंखों से कोई सपना देखा है। नहीं नहीं राघव, मैंने कोई सपना नहीं देखा यार, ये सच में हुआ है। वो आदमी यहीं गिरा था। ठीक है भाई, कर लिया यकीन, पर है कहाँ वो आदमी? दिखाओ। ए भाई, कोई है यहाँ? कोई है क्या? नहीं है ना कोई। अब चल, देर हो रही है। उसके पास पहुंच जाते तो मुश्किल हो जाती। तेरा डर हकीकत में बदल सकता था आज ही। कहीं और देखते हैं। क्या कहता है? पैसे चाहिए तो दाव तो लगाना ही होगा। चल।
किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। आज देर कैसे हो गई तुम दोनों को? आज तो जल्दी आते मगर पहला शिकार दबोचने से पहले ही जाग गया, इसलिए हमने सेफ्टी के साथ किसी दूसरे को शिकार बनाया है। हमें जो देर हुई सो हुई डॉक्टर साहब, पर आपको इनके शरीर से जो निकालना है जल्दी ही निकाल कर इसका पोस्टमार्टम फिनिश कीजिए, ताकि हम इसके बॉडी को सुबह होने से पहले ही कहीं ठिकाने लगा दें। ऑर्डर दे रहा है तू मुझे? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम आपको ऑर्डर दे सकें। रिक्वेस्ट कर रहे हैं बस। मजाक कर रहा हूँ। अरे बेवकूफो, ये क्या लेकर आए हो तुम लोग? क्या हो गया डॉक्टर साहब? क्या हो गया कि बच्चे तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? डॉक्टर साहब, हम आपके साथ क्यों मजाक करेंगे? तो फिर तुम लोग मरे हुए आदमी के बॉडी क्यों लेकर आए हो? मरा हुआ आदमी? डॉक्टर साहब, ये आदमी तो... हाँ, ये वही आदमी है जिसे तुम लोग कुछ दिन पहले फुटपाथ से उठाकर लाए थे, और मैंने इसके बॉडी से बहुत सारे पार्ट्स निकाल लिए थे, लेकिन तुम बेवकूफ इसे ठिकाने लगाने के बजाय फिर से यहाँ ले आए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? हम दोनों भाइयों ने इसे काली मैदान में दफना दिया था। दफना दिया था तो फिर ये मुर्दा क्या खुद ही बाहर आ गया? हमें नहीं पता ये बाहर कैसे आया, पर मुझे पता है। कौन है? कौन बोला? तूने बोला? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो आपके सामने चुपचाप खड़ा हूँ। तो तूने बोला? मैंने भी नहीं बोला डॉक्टर साहब, मैंने बोला। कौन हो तुम? भरत। डॉक्टर साहब, मुझे ऊपर वाले ने तुम पापियों को सजा देने के लिए डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नमस्कार डॉक्टर साहब। तुम तो मर चुके हो, फिर कैसे बोल रहे हो? मुंह से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। भागो! दुनिया को मौत बांटने वाले आज खुद मौत से डर कर भाग रहे हैं। क्या मजाक है। बच गया। नहीं, मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे, छोड़ दो मुझे। डॉक्टर विश्वास, तुम डॉक्टर नहीं हैवान हो। जिस जिंदा आदमी के अंग निकाल कर तूने उसे मार दिया, उसके भूत से ही तू अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। नहीं मिलेगी ये भीख। मुझसे गलती हो गई भूत जी, नहीं भरत जी, पर वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी के भी बॉडी पार्ट्स नहीं चुराऊंगा। बस इस बार माफ कर दो। इस धरती पर भगवान के बाद लोग डॉक्टर पर ही विश्वास करते हैं डॉक्टर, और तुम्हारा तो नाम ही विश्वास है। लेकिन अफसोस, तू ना तो डॉक्टर कहलाने लायक है और ना ही विश्वास के लायक, इसलिए आज तुझे मरना ही होगा। देखो भरत जी, हमने आज ही ये गंदा प्रोफेशन छोड़ने की प्लानिंग की है। हम इस गंदे धंधे को छोड़ रहे हैं। गंदा धंधा छोड़ने की प्लानिंग करने से गंगा जी तुम्हारे पाप धो देंगी क्या? नहीं, नहीं धोएंगी।
मरना होगा तुम्हें। आज के बाद जो भी लोग इंसानी अंगों का अवैध तरीके से धंधा करेंगे, मैं उन्हें ऐसे ही मौत दूंगा। इस कहानी की शुरुआत एक कॉल सेंटर में हुई थी। महेश नाम का एक आदमी था। उसकी खासियत थी कि वो कई आवाजों में बातें कर सकता था। वो अपने हर क्लाइंट से अलग आवाज में बात करता। हेलो सर, दिस इज महेश, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो सर, दिस इज महेश, हाउ कैन आई हेल्प यू? उसके इस वॉइस ओवर की कला से वो कॉल सेंटर में काफी मशहूर था। महेश का बॉस उसे काफी पसंद करता था। वेल डन महेश, तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारे प्रमोशन की बात करता हूँ। प्रमोशन की बात सुनकर महेश बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद महेश का प्रमोशन हो गया। अब वो एक आम टेलीकॉलर नहीं था, बल्कि वो एक सोशल मीडिया वॉइस एग्जीक्यूटिव था। अब उसका काम इंस्टाग्राम के जरिए लोगों से बात करना था। महेश जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था, वो एक साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ कंपनी थी। यहाँ महेश को लोगों से बात करके उनकी मदद करनी थी, और इसलिए महेश को 15 दिन की कड़ी ट्रेनिंग भी दी गई थी। रात के लगभग 1 बजे थे। महेश इंस्टाग्राम पर लाइव था। तभी उसे किसी जतिन का मैसेज आया। लिखा था, आई नीड हेल्प। महेश ने तुरंत जतिन को इंस्टाग्राम से वीडियो कॉल किया। वीडियो में जतिन के सामने एक जोकर था जो उससे बात कर रहा था। हेलो जतिन, बोलो क्या बात है? उसने मुझे धोखा दे दिया। किसने जतिन? मेरी गर्लफ्रेंड ने। हम 8 साल से रिलेशनशिप में थे। मैंने तो उससे शादी करने का भी फैसला लिया था, पर उस कमीनी ने मुझे धोखा दे दिया। कैसा धोखा? कल मैंने उसे मेरे ही बेस्ट फ्रेंड की गोद में बैठा हुआ देखा। मेरा तो मन कर रहा है कि दोनों का खून कर दूं। रिलैक्स जतिन, जो उन दोनों ने किया वो गलत है, पर अब जो तुम सोच रहे हो वो भी गलत है। महेश ने जतिन की स्क्रीन पर एक हिप्नोटाइजिंग एनिमेशन लगा दिया, और जो जो बातें महेश बोल रहा था वो सब जतिन एक्सेप्ट कर रहा था। कुछ देर बाद जतिन शांत हो गया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है जतिन? बहुत अच्छा। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसका क्या? उसका वो देखे, मुझे तो बस अब अपनी लाइफ में फोकस करना है। थैंक यू जोकर, थैंक यू वेरी मच। योर वेलकम। महेश बहुत खुश था कि उसने किसी की मदद की। इसके बाद महेश ने कई और क्लाइंट्स को वीडियो कॉल करके उनकी मदद की, पर जल्द ही महेश इस काम से उब चुका था। वो कुछ अलग करना चाहता था। रात के लगभग 3 बजे थे। महेश को नींद आ रही थी, पर तभी उसे एक मैसेज आया सोनल का। सोनल एक 18 साल की लड़की थी। मैसेज में लिखा था कि उसे हेल्प चाहिए। वो बहुत डरी हुई है। महेश यानी जोकर ने सोनल को कॉल लगाया, पर जोकर को देखकर सोनल और डर गई। कौन हो तुम? मैं जोकर हूँ। तुमने मुझसे मदद मांगी थी। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी मदद करूँगा। नहीं। सोनल बार बार कॉल कट कर रही थी। जोकर उसे कॉल लगाए जा रहा था। महेश को बहुत मजा आ रहा था सोनल को डराने में। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। लोग मेरी वॉइस से डर भी सकते हैं। सोनल ने वीडियो कॉल उठा लिया। प्लीज 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 मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज। महेश को अच्छा लग रहा था कि सोनल उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। महेश ने कॉल कट कर दिया और हंसने लगा। ये हुई ना बात। अब से महेश बीच बीच में लोगों को डराया करता। लोगों को डराने से महेश को बहुत मजा आता था। इस बीच एक संडे को महेश अपनी गर्लफ्रेंड संध्या से मिलने गया। संध्या का मूड कुछ ठीक नहीं था। क्या हुआ? ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, मैं बस बहुत बोर हो गई हूँ और अपनी सहेलियों के साथ एक ट्रिप पर जा रही हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है।
मजे से जाओ और मस्त घूमना। महेश को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो संध्या को बहुत कम टाइम दे रहा है और धीरे धीरे संध्या उससे दूर होती जा रही है। महेश के सर पे तो बस अपनी नई जॉब का सुरूर चढ़ा था और कैसे नहीं होता, उसकी सैलरी जो 3 गुना हो चुकी थी। एक और हफ्ता बीत गया। महेश और संध्या बस फोन पे ही बातें करते थे। संध्या ट्रिप पर भी चली गई थी, पर सहेलियों के साथ नहीं, बल्कि एक लड़के के साथ। ट्रिप से लौटने के बाद संध्या गिल्ट में थी। वो महेश को सब कुछ सच सच बता देना चाहती थी, पर महेश, संध्या तुम्हारी ट्रिप अच्छी थी ना? अच्छा सुनो, अगले कुछ दिन मैं बहुत बिजी रहूंगा, तुम बुरा मत मानना, ओके? ये सुनकर संध्या ने महेश को कुछ नहीं बोला, बस अपना बैग उठाकर चली गई। महेश को संध्या का ये बर्ताव खटक रहा था। वो सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो संध्या उससे इग्नोर कर रही है। और तभी महेश के इंस्टाग्राम जोकर अकाउंट पर संध्या का मैसेज आया। संध्या का मैसेज देखकर महेश थोड़ा हैरान था। महेश ने वीडियो कॉल कनेक्ट किया। संध्या जोकर से बात कर रही थी। हेलो जोकर। हेलो संध्या, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझसे एक गलती हो गई है और मुझे गिल्टी फील हो रहा है। कैसी गलती संध्या? मैं महेश को पिछले 5 साल से डेट कर रही हूँ। पहले तो सब कुछ ठीक था, पर पिछले कुछ महीनों से वो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा था। ओके डन। फिर लास्ट वीक मैं एक ट्रिप पर गई थी। मैंने महेश को कहा था कि मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ, पर एक्चुअली में मैं उस ट्रिप पे एक लड़के के साथ गई थी और हमारे बीच में वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं इस लड़के को बहुत पसंद करती हूँ और महेश के साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये बात जोकर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। महेश को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रंगरलिया मना रही थी। वो आग बबूला हो रहा था और उसने बदला लेने की ठान ली। जोकर ने संध्या के सामने हिप्नोटाइजिंग स्क्रीन शुरू कर दी। संध्या, अब से मैं जो भी बोलूंगा तुम सब मानोगी। हाँ। तुम जिस लड़के के साथ ट्रिप पर गई थी, क्या वो महेश से बेहतर है? हाँ, बहुत बेहतर है। क्या तुम्हें महेश के लिए बुरा लग रहा है? नहीं, बस झिझक है कि उसे कैसे बताऊं। संध्या, जो तुमने किया वो बहुत गलत था। वो धोखा था, धोखा। महेश ने तुम पर विश्वास किया और तुमने उसी का विश्वास तोड़ दिया। हाँ, मैंने विश्वास तोड़ा है। विश्वासघात की तुम्हें सजा मिलेगी। वो तुम्हें मार देगा। संध्या को अपने कमरे में दिखने लगा। ये संध्या का भ्रम था। महेश के हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू था और महेश उस चाकू से संध्या को मारने आ रहा था। मुझे माफ कर दो महेश, माफ कर दो मुझे। महेश से बचने के लिए संध्या घर से बाहर निकली और टेरेस की ओर चल पड़ी। महेश चाकू लेकर उसका पीछा करते हुए टेरेस पर पहुंच गया। जब उसने टेरेस पर देखा तो वहां कोई नहीं था। कहाँ हो तुम संध्या? मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? जब महेश ने उस बिल्डिंग के टेरेस से झांक कर देखा तो उसे संध्या की लाश ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी हुई दिखी। जब ये बात महेश के बॉस को पता चली तो महेश को तुरंत काम से निकाल दिया गया। अब महेश ने खुद से ही इंस्टाग्राम का एक अकाउंट बनाया और रात में लोगों को कॉल करके डराने लगा। महेश एक साइको बन चुका था। उसे लोगों को डराकर मारने में बहुत मजा आता था। मैं हूँ इंस्टाग्राम का भूत। मुंगेरी लाल की चाट की दुकान के बाहर 2 आदमी बात कर रहे हैं। सुना है जंगल की गुफा में एक बहुत शक्तिशाली बाबा है। हाँ हाँ, किसी की जान लेना और उसकी आत्मा को वश में करना
उसके बाएं हाथ का खेल है, काला जादू का सौदागर है। तंत्र मंत्र की सिद्धि से वो किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। मुंगेरी लाल को किसी ऐसे ही आदमी की तलाश थी। उस रात मुंगेरी लाल 2 बजे अकेले जंगल के अंदर जाता है। जंगल के बीचों बीच एक गुफा होती है, जहां से जोर जोर से मंत्र चिल्लाने की आवाजें आती है। शायद इसी गुफा में काला जादू करने वाला बाबा रहता है। अंदर जाऊं या नहीं? गुफा से मंत्र जाप करने की आवाज आनी बंद हो जाती है और वो बाबा मुंगेरी लाल को आवाज देने लगता है। क्या सोच रहा है मुंगेरी लाल? अंदर आजा। मुंगेरी लाल गुफा के अंदर डरते हुए जाता है। सामने से खून की धार आ रही थी। खून देख के डर लग रहा है। अभी एक छोटी बच्ची की बलि दी है। जल्दी बोल, क्या काम है? बाबा आपको मेरा नाम कैसे पता चला? और मैं गुफा के बाहर खड़ा हूँ, वो आपको कैसे पता? और भी बहुत कुछ जानता हूँ। 2 साल पहले तूने अपने ही दोस्त को पहाड़ से धक्का देकर मार दिया था ना? तू शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी औरतों के साथ बिस्तर गरम करता है। और बस बाबा, बस और कुछ मत बताओ। जल्दी बता, यहाँ क्या काम है, वरना तेरे पास खड़ा शैतान तुझे मार देगा। पर यहाँ तो कोई नहीं खड़ा है। तभी मुंगेरी लाल की कोई गर्दन पकड़ लेता है और हवा में उठा लेता है। मुंगेरी लाल छटपटाता रहता है। तभी बाबा एक इशारा करते हैं और मुंगेरी लाल की गर्दन छूट जाती है। वो जमीन पर जा गिरता है। यकीन हो गया? जल्दी बता, क्या काम है? बाबा, मैं पिछले 7 साल से चाट बेच रहा हूँ, पर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और जो मेरे बाद आए थे, आज उनके पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। तो तुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना है? नहीं नहीं, जो मेरे सामने बड़ी बड़ी डींगे मारता है, उन्हें बर्बाद होते हुए देखना है। ठीक है, ये नींबू ले। जिससे तुझे जलन होती है, उसके ऊपर ये नींबू फेंक देना। ठीक है बाबा। और नींबू फेंकने से पहले ओम फट स्वाहा, इसका बेड़ा गर्क हो, ये मंत्र का जाप करके फेंकना। जी बाबा। मुंगेरी लाल नींबू लेके चला जाता है। मुंगेरी लाल, तेरी खैर नहीं। अगली सुबह मुंगेरी लाल चाट की दुकान पर बैठा था। उसकी दुकान पर सत्यम नाम का पुराना ग्राहक आता है। और मुंगेरी लाल, हमारे लिए एक चाट तो बनाओ। अभी बना देते हैं। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, बहुत खुश है। अरे, हमारे घर का लोन 2 साल में ही खत्म हो गया है और ऑफिस में मैनेजर का पोस्ट भी मिला है। बहुत खुश हो गए। अब किसी बात की कोई चिंता नहीं है। हम तो अभी भी भाड़े के ही घर में रहते हैं। अच्छा ये बताओ, पगार पानी भी बड़ा होगा है? मुंगेरी लाल, पूछो मत। अरे भाई, 1.5 लाख महीना और 2 महीने के बाद बाहर गांव जाने वाला हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ। बाप रे, 1.5 लाख हर महीने? मेरा तो मुश्किल से 20,000 ही बनता होगा और खाने वाले 6। इसका क्या, बीवी बच्चे और ये। अरे भाई, कहाँ खो गए? आते हैं हम, हैं? 5 साल पहले चपरासी की नौकरी करता था और अभी लखपति बन गया और मैं यहीं का यहीं रह गया। अब से इसकी जिंदगी नरक कर दूंगा। हाँ। मुंगेरी लाल बाबा का दिया हुआ नींबू निकालता है, मंत्र का जाप करता है और उसके ऊपर फेंक देता है। सत्यम अपने घर पहुंचता है और उसके दरवाजे पर एक आदमी आता है।
ये सत्यम तू ही है ना? जी। 2 दिन के अंदर ये घर खाली कर दे। जैसे तूने ये घर लिया है वो फ्रॉड था। तेरे जैसे ही 4-5 लोगों को इसने यही घर बेचा हुआ है। क्या? तभी सत्यम को बॉस का कॉल आता है। सॉरी सत्यम, मैंने वो पोस्ट दूसरे एम्प्लॉय को दे दी। नेक्स्ट टाइम आपका देखते हैं। अरे पर सर। एक पल में सत्यम की दुनिया ही बदल गई। सत्यम कुछ समझ नहीं पा रहा था। अचानक से सत्यम अपने घर के बाहर चलने लगा, जैसे सत्यम का शरीर उसके बस में था ही नहीं। सत्यम खुद से बड़बड़ा रहा था। क्या मेरी पत्नी किसी और के साथ घूम रही है? तू पागल है? वो बस मुझे प्यार करती है। सब लोग सत्यम को अजीब तरीके से देख रहे थे। सत्यम चलते चलते एक पार्क में पहुंच गया। पार्क में उसकी पत्नी किसी पराये मर्द के साथ हंस खेल रही थी। हाँ, तुम सही कह रहे थे। अभी उसे बताता हूँ। सत्यम जिसे अपनी पत्नी समझ के मारने गया था, वो औरत दूसरी थी, सत्यम की पत्नी नहीं थी। सत्यम का दिमाग बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। वहां से भागते हुए चलती गाड़ी के सामने जा खड़ा हो गया। सत्यम की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है। एक्सीडेंट में सत्यम के दोनों पैर चले जाते हैं। सामने पिताजी बैठकर रो रहे थे। बेटा, तुझे होश आ गया? 1 महीने से तू कोमा में था। तेरी ये हालत देख के बहू ने आत्महत्या कर ली और चुटकी का भी कोई अता पता नहीं है बेटा। सत्यम जिंदा होने के बाद भी मर चुका था और ये बात जान के मुंगेरी लाल बहुत खुश होता है। अब जिंदगी जीने का मजा आ गया है। अरे हंसते हुए चेहरे रो रहे हैं। ऐसे ही मुंगेरी लाल कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। किसी के कारोबार में आग लग जाती है तो कोई 1 दिन के अंदर ही मर जाता है और ये सब देख मुंगेरी लाल बहुत खुश होता है। अब मुंगेरी लाल को ये करने में बहुत मजा आ रहा था। एक दिन मुंगेरी लाल की चाट की दुकान पर एक फॉरेनर आया। रॉनी, भैया मुझे एक चाट दो। मुंगेरी लाल उसे चाट देता है। 20 रुपए की चाट के लिए रॉनी 2000 रुपए देता है खुशी खुशी। रख लो 2000, वो भी 20 रुपए की चाट के लिए? लगता है बहुत पैसे वाला है। होगा भी, विदेशी जो है। इस विदेशी पे ये आखिरी नींबू मारता हूँ, मजा आ जाएगा। मुंगेरी लाल नींबू निकालता है, मंत्र का जाप करता है और रॉनी के ऊपर फेंकता है। तभी एक कार वहां से गुजरती है और नींबू कार से टकरा के मुंगेरी लाल के ऊपर ही वापस गिर जाता है। अरे बाप रे, ये तो मुझ पे ही आ गया। अब क्या होगा? तभी जोर जोर से मुंगेरी लाल का सिर घूमने लगा और वो वहीं गिर गया। मुंगेरी लाल की आंखें खुलती है। तभी वो अपने घर के रूम में होता है। मैं घर कैसे आया और मुझे चक्कर कैसे आने लगे थे? तभी एक पिशाच रूम के कोने में बैठा था। मैं तेरे शरीर में घुस गया था। कौन है तू? मैं पिशाच हूँ। वो मंत्र वाला नींबू तेरे पे गिरा था। अब तेरी जिंदगी मैं बर्बाद कर दूंगा। मुंगेरी लाल जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा और पिशाच जोर जोर से हंस रहा था। मुंगेरी लाल की पत्नी रेखा भागते हुए आती है। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे अंधी है, वो देख,
कैसे देख देख के हंस रहा है। पर वहाँ कोई नहीं है। देख, मेरे पास आ गया, बेड पे बैठ गया। कोई नहीं है यहाँ। तेरे अलावा कोई और नहीं देख सकता मुझे। रेखा, सच में तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा? कितनी बार बोलूं, हम दोनों के अलावा इस रूम में कोई नहीं है। मुझे बाहर ले चल। मुंगेरी लाल के साथ जो हो रहा था वैसे ही उन सब के साथ हो रहा था जिनके ऊपर मुंगेरी लाल ने नींबू फेंका था। हमेशा वो पिशाच उनके पास घूमता रहता। एक एक करके तेरा पूरा परिवार खा जाऊंगा। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, नहीं। तेरी पत्नी, तेरे बच्चे धीरे धीरे तुझे पागल समझने लगेंगे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। आधी रात में मुंगेरी लाल चिल्लाने लगता। अकेले में खुद से बातें करते, हंसता रोता गुस्सा करता। अचानक से मुंगेरी लाल का शरीर काम करना बंद कर देता है। ना चल सकता था और ना ही बोल सकता था। एक दिन मुंगेरी लाल घर के हॉल में बैठा था। रेखा अनजान मर्द के साथ आई। तुम डरो मत, इसके शरीर को लकवा मारा है, ये किसी को कुछ नहीं बताएगा। रेखा उस आदमी को लेकर रूम में चली गई और दरवाजा बंद हो गया। मुंगेरी लाल के सामने ये सब हो रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था। उसी दिन मुंगेरी लाल वहीं बैठे बैठे मर गया। उसके मरने पर कोई दुखी नहीं हुआ था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसी करनी वैसी भरनी। मुंगेरी लाल ने कई जिंदगियां बर्बाद की थी, तो भला उसकी जिंदगी कैसे आबाद रहती।